हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, लोकसभा एंड राज्यसभा का। आपने काफ़ी सारी कोचिंग्स में, काफ़ी सारी बुक्स में ये पढ़ा होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा है क्या बेसिकली, ये कई बार कई स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती। आई हैव सीन विद फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे से भी नहीं होती थी जब कोचिंग लगाने जाओ। समझा दिया ब्रॉडली, बट फॉर अ फ्रेशर समटाइम्स इट इज़ नॉट एज क्लियर एज इट शुड बी। वो मेमोराइज करने के लिए रट्टा लगाना पड़ता है और वो सब। आज इस वीडियो को कुछ एक अलग अंदाज में देखते हैं, सो दैट हमें आगे रट्टा लगाने की कोई नीड नहीं पड़े। समझ लेते हैं एक बार कि ये है क्या, थ्रू दीज पिक्चर्स, इमेजेस दैट आई हैव इंसर्टेड इन दिस MS वर्ड फाइल। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिकली तीन पार्ट से बना है, दैट इज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति हो गए हमारे, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति पार्ट क्यों है पार्लियामेंट का? बिकॉज कोई भी बिल है, कोई भी लेजिस्लेटिव बिल जो आता है, वो दोनों हाउसेस जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से पारित कर देते हैं, उसके बाद वो लॉ तभी बनता है, कोई कानून वो तभी बन पाता है जब वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपने प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर पा लेता है, साइन कर देते हैं प्रेसिडेंट उस पर। सो इंग्लिश और हिंदी का मिक्स इसमें कंटिन्यू रखूंगा मैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों की सभा। राज्य इन हिंदी मीन्स स्टेट्स ओनली। स्टेट्स की जो सभा है उसे राज्यसभा कहा गया। एंड थर्ड इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकसभा, दैट इज लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं, उनकी जो सभा है उसे लोकसभा कहा गया है। हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिश्रित तरीके से काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो एमिनेट होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ दी स्टेट से। जो लेजिस्लेचर हमारा जो लोकसभा है, ये जो आप ग्रीन पिक देखिए, पार्लियामेंट है, इंटीग्रेटेड व्यू है पार्लियामेंट का। तो इसके अंदर दो हाउसेज हैं। हाउस 1 लोकसभा कह लीजिए, हाउस 2 राज्यसभा कह लीजिए। जो ये रेड कारपेट वाला है, लाल कारपेट वाला जो एरिया है, वो राज्यसभा का है, जिसमें कम सीटें हैं। राज्यसभा में ज़्यादा कम सीटें हैं, लोकसभा में ज़्यादा सीटें हैं। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। और पॉपुलर हाउस, पॉपुलर बेसिकली मीन्स पॉपुलेशन का जो हाउस है, जो लोगों का हाउस है जो आम जन से चुनकर यहाँ पे जो उनके सदस्य आए हैं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उम्मीदवार चुन के जो यहाँ पे उनको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। राज्यसभा जो है राज्यों की सभा है, एज द नेम इटसेल्फ सेज कि हाउस ऑफ स्टेट्स काइंड ऑफ। सो इसको राज्यसभा कहा जाता है। इसलिए राज्यसभा के और नेम है अपर हाउस, सेकंड चैम्बर तो इन विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। अब ये तो फैक्चुअल डिटेल्स अभी थोड़ी सी और चलेंगी, उसके आगे हम समझते हैं कि ये इनका चयन कैसे होता है उम्मीदवारों का। यहाँ पे हाउ द मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज टू रिस्पेक्टिव हाउसेज। ये रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। सभी आम जन के, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी 120 करोड़ की आबादी को ये दर्शाती है लोकसभा। राज्यसभा के जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, अगर कोई मेंबर से एक पर्टिकुलर स्टेट से आया है, तो वो उस स्टेट को दर्शाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट के मुद्दों को, उस स्टेट की पॉपुलेशन को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 552, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। इससे स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकती until and unless कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाए इसके लिए। 52 फॉर लोकसभा। अभी लोकसभा की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन इसमें है 530। जो 530 मेंबर्स आएंगे वो राज्यों से आएंगे चुन के, इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्शन होगा 530 मेंबर्स का। यूनियन टेरिटरीज जैसे कि चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, पुडुचेरी है और अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे 20 मेंबर्स आएंगे। थर्ड है एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट 2। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो है कि जो कुछ अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में टू रिप्रेजेंट द इश्यूज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या क्या किया जाता है कि जिन्हें आप मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं या जो सांसद बोला जाता है हिंदी में, उनका चयन कैसे होता है लोकसभा का, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटली 545 मेंबर्स हैं, हमने देखा 552 ऑफिशियल फिगर है, लेकिन 545 ही हैं अभी, जो कि हमने डिवीजन ये किया। 530 जो लाल रंग में दिख रहा है, वो स्टेट से डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों द्वारा डायरेक्ट जो वोट डाले जाते हैं, जनरल इलेक्शन, जैसे कि 2014 में हुआ था जनरल इलेक्शन। तो उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने हमारे सांसद चुने थे, वो
डायरेक्टली स्टेट से आए, और 13 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, जैसे मैंने बताया दिल्ली है, पुडुचेरी है, पौंडीचेरी पहले उसका नाम था। तो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं हर बार जब नई लोकसभा का चयन होता है। तो अब ये 530 जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उनका इलेक्शन कैसे होता है ये देखना ज़रूरी है यहाँ पे। इसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे भारत को डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट के कई जगह डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक है। तो कई जगह 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है, कई जगह 1.5 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है, कई जगह 3-3 जिलों को भी मर्ज कर दिया गया है। तो टेरिटरीज के उनमें डिवाइड किया गया है, हर टेरिटरी को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है। ऐसे ही हर स्टेट्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिक्स्ड हैं अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। ये आपको याद रखना होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने फ्रीज कर दिया था नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू एवरी स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो स्टेट्स को भागों में बांटा गया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो भी 1971 सेंसस के बेसिस पे फ्रीज कर दिया गया था। उसका कारण ये है कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दे वर एबल टू लाइक कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, वो अपनी आबादी को कंट्रोल में लाने में समर्थ रहे थे। लेकिन जो हमारी अदर स्टेट्स हैं जिनको कि अलग अलग नामों से, जैसे बीमारू का उन्हें एक्रोनिम दिया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनमें आबादी बढ़ती जा रही थी। तो जिसके चलते सदर्न स्टेट्स का ये कहना था कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है आबादी कम होने की वजह से, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम होता जा रहा था, क्योंकि हर बार हर नए सेंसस के बाद उनको नई तरीके से सीट्स का आवंटन किया जाता था अलग अलग राज्यों के बीच में। तो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी उन्हें हर नेक्स्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हर 10 साल में जो सेंसस होता है, आबादी बढ़ने के कारण उन्हें और ज़्यादा सीट्स मिलती जा रही थी। तो इस पे जब सदर्न स्टेट्स ने आपत्ति जताई, इनका नंबर 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज कर दिया गया, और तब से हर बार इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पहली बार किया था 1976 में, 1971 की जनगणना के तहत। उसके बाद में 42 इंटू गुना 2 कर लीजिए, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में दोबारा से पास किया गया, 84th अमेंडमेंट एक्ट। इसको एक्सटेंड करने के लिए 2026 के बाद का जो सेंसस आएगा तब तक। तो अभी के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है, एक आपको ये याद रहना चाहिए कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस जो बोला जाता है, वो रीएडजस्टमेंट को फ्रीज कर दिया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पहली बार। 42nd का जस्ट डबल जो नंबर आया 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, उसने इन्हें दोबारा से फ्रीज कर दिया 2026 तक। तो अभी के लिए ये सीट्स फ्रोजन है। ये याद रखना है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे होता है। हर स्टेट में एक नंबर ऑफ सीट्स हर स्टेट्स को दे दिया गया है, लेकिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। अब हर स्टेट, each state is divided into territorial constituencies in such a manner that ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it is the same throughout the state। जैसे कि किसी स्टेट में अगर 6 करोड़ की पॉपुलेशन है और 6 सीट्स लोकसभा की दी गई हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो हर 60 लाख सीट्स पे एक सीट उन्हें हर 60 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट उन्हें दी जाएगी। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पे 45 लाख की पॉपुलेशन को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिमेट्री बनाए रखने के लिए, ये इक्वालिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए रखने के लिए, अमंगस्ट द पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए इनका जो लेवल है वो सेम रख दिया गया है 1971 की जनगणना के तहत। तो अब अगर मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो वहाँ पे 10 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उन्हें हर सीट पे 1 करोड़ पॉपुलेशन के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी जिले को 1.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले जिले को एक सीट दे दी और किसी 50 लाख वाले जिले को एक सीट दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। सो दैट हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स को रिप्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। तो ये बिटवीन द स्टेट्स किया गया है और विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट भी किया गया है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो इंट्रा स्टेट पैरिटी जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, और एक इंटर स्टेट पैरिटी, दोनों को मेंटेन किया गया है।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन को स्टेट के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वालिटी मेंटेन करी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम लोकसभा में यूज करते हैं। जैसे ही लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। राज्यसभा की बात करेंगे अगर, तो राज्यसभा में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया गया है। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिया गया है। यहाँ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ ग्लोबल जियोग्राफिकल एरिया नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, हेंस सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन दिस सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी अ कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जैसे कि अगर 31% वोट्स किसी कैंडिडेट ने सिक्योर करे हैं और किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट ने 32% वोट सिक्योर करे हैं, तो उसे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस एरिया से। दिस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। जैसे कि जिन लोगों ने 31% वोट शेयर हासिल करने वाले कैंडिडेट को वोट डाला था, अब वो तो उन्हें जो 32% वाला है वो तो उन्हें रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स काउंट किया जाता है। 51% वोट्स का या 50% प्लस 1 वोट का फिनोमिना हमारे इंडिया में नहीं है। द वन हु फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। एक पोस्ट है, उसको जो पहले पार कर जाएगा उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 50% वोट्स एक कैंडिडेट को सिक्योर करना जरूरी है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को ऑल टुगेदर अगर 545 सीट्स हैं तो गवर्नमेंट के लिए 273 सीट्स होना जरूरी है। गवर्नमेंट एज अ होल नीड्स टू सिक्योर 273 सीट्स इन द लोकसभा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। लेकिन कैंडिडेट्स को 50% वोट सिक्योर करना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए 50% सीट्स इन टोटल लोकसभा सिक्योर करना जरूरी है। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। राज्यसभा की बात अगर करें तो राज्यसभा में 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये फिक्स करी गई है। स्टेट्स एंड यूटीज में 238 स्टेट्स एंड ड्यूटीज को दिया गया है, जिसमें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है, इस पे एक अलग चर्चा करेंगे अभी 5 मिनट में। सेकेंड थिंग इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ये भी देखते हैं कि कैसे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं, जैसे कि हमने देखा लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 552। यहाँ पे 245 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 250। तो स्टेट्स को जो दिया गया है यहाँ पे शेयर, ये 229 दिया गया है। इसमें से 229 शेयर स्टेट्स का है राज्यसभा में। 4 स्टेट्स का शेयर है यूटीज के लिए, 4 सीट्स का शेयर है यूटीज के लिए, और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 यहाँ पे पूरा का पूरा है। अब ये देखते हैं कि राज्यसभा में ये इलेक्शन होता कैसे है। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो एमएलएज होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो एमएलएज अपने स्टेट के किसी एक जो कि उनकी पार्टी के द्वारा एक आदमी को खड़ा किया जाता है, उस आदमी के लिए एमएलएज वोट डालते हैं। तो अगर मान लो कि किसी स्टेट में, लेट्स से एग्जांपल महाराष्ट्र ले लेते हैं या कोई और स्टेट ले लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस है, एनसीपी है और बीजेपी है और कोई और पार्टी है, लेट्स से शिवसेना है, तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उनकी जितनी भी स्टेट्स महाराष्ट्र की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगी, उनके बेसिस पे वो अपने कैंडिडेट्स को वोट डाल के उनको राज्यसभा के लिए चुनेंगे। अगर बीजेपी की, अगर मान लीजिए 400 सीट्स हैं महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो बीजेपी के पास यदि 100 मेंबर एमएलएज हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो 100 लोग अपने बीजेपी के खड़े किए गए उम्मीदवार को, राज्यसभा के लिए खड़े किए गए उम्मीदवार को वोट डालेंगे। और वो अगर मान लो कि 40 सीटें हैं, तो हर 100 पे 10 सीटें हो गई 400 के हिसाब से। तो 400 के हिसाब से यदि 10 सीट्स हो गई, तो बीजेपी के जो 100 एमएलएज हैं वो अपने 10 उम्मीदवार चुन लेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए कांग्रेस के 50 हैं महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो 5 मेंबर अपने कांग्रेस महाराष्ट्र की राज्यसभा के मेंबर चुन के यूनियन का जो पार्लियामेंट है वहां पे भेज देगी, ये यहाँ पे।
ऐसे ही एनसीपी के अगर 70 है तो वो अपने 7 भेज देगी। और अगर रह गई शिवसेना, शिवसेना के यदि 13 हैं, शिवसेना के पास यदि 130 सीटें हैं तो 130 एमएलएज हैं, तो वो अपने 13 चुन के वो यूनियन पार्लियामेंट में राज्यसभा में भेज देंगे। अब हम टोटल करते हैं, बीजेपी के हो गए 10, 7 50 हो गए, कांग्रेस के 7 हो गए, एनसीपी के 12 और आपके 13 हो गए इनके। तो ऐसे करके 40 टोटल मेंबर्स, और पार्टीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 40 मेंबर्स महाराष्ट्र से जो आएंगे राज्यसभा के। एक इलस्ट्रेशन के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र असेंबली के 40 महाराष्ट्र से 40 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 40 मेंबर्स कैसे आएंगे? पार्टीज की जो कंपोजिशन होगी महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या किसी और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस बेसिस पे वहाँ के एमएलएज वहाँ के उम्मीदवारों को चुन के राज्यसभा में भेजेंगे अपनी पार्टी एफिलिएशंस के आधार पे। बीजेपी का कोई मेंबर है तो बीजेपी के लिए कोई खड़ा हुआ है तो बीजेपी के जो एमएलएज हैं महाराष्ट्र में या किसी और स्टेट में, वो उसके लिए वोट डालेंगे और वो आदमी वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा है राज्यसभा में, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने रखा है लोकसभा में। तो ऐसे करके ये मेंबर्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब लोकसभा लोगों की सभा कहा जाता है इसे, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, लोकसभा लोगों की सभा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें आम जन जो हैं, जो आम लोग हैं, आप और मैं, जनरल पॉपुलेशन, उसमें वो वोट डालती है। लेकिन राज्यसभा में राज्यों की जो सभा है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है जिसे, वो वोट डालती है। तो वो राज्यों से चयनित होके जो मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में, उन्हें राज्यसभा के एमपीज बोला जाता है। होते दोनों इक्वल एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जो राज्यसभा में बैठते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यों की अपनी अपनी सभा से चुनकर यहाँ पे आते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो लोगों के द्वारा चयनित होकर हर जनरल इलेक्शन में, जैसे कि 2009 में इलेक्शन हुआ, फिर 2014 में हुआ और 2009 से पहले 2004 में हुआ। हर साल जो जनरल इलेक्शन होता है वो लोकसभा का इलेक्शन उसे कहा जाता है। तो जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसे विधानसभा का चुनाव कहा जाता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसे नॉर्मल राज्यसभा का चुनाव कहा जाता है। अब जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और लोकसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में बैठते हैं और लोकसभा के मेंबर लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा के मेंबर भी मंत्री बन सकते हैं, जी हाँ, राज्यसभा के मेंबर्स आर इक्वली क्वालिफाइड टू बी दी मिनिस्टर्स इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट के वो भी भागीदार हो सकते हैं। और राज्यसभा के मेंबर्स, क्या राज्यसभा के मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर का चयन किया जा सकता है? जी हाँ, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा से चयनित होकर आए थे, उन्होंने कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ा था। सो जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, जो राज्यसभा में बैठते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग डायरेक्टली इसमें वोट नहीं डालते, लोगों के ऑलरेडी जो चुने हुए स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें कहा जाता है, एमएलए के नाम पे हम जिन्हें जानते हैं, वो लोग लोगों के बिहाफ पे, आम जन के बिहाफ पे एमएलए राज्यसभा में उनके मेंबर्स चुन के भेजते हैं। अब राज्यों की सभा को कुछ अपर हाउस बोला जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली एल्डर्स बैठते हैं जो कि सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो पॉपुलर इलेक्शन ना भी लड़े वो भी इधर बैठ सकते हैं। और लोकसभा के मेंबर्स भी इक्वली, जैसा मैंने बताया, मेंबर मिनिस्टर्स बन सकते हैं और ये भी मिनिस्टर्स बन सकते हैं। और कोई भी मंत्री है जो वो राज्यसभा में जाके भी अपना बयान दे सकता है, अपनी स्पीच दे सकता है, उसे पूरा राइट है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में, ऑर्डिनरी मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं जो मंत्री नहीं है, वो लोकसभा में नहीं बैठ सकते, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में नहीं बैठ सकते। ये अधिकार सिर्फ मंत्रियों को दिया गया है। कोई भी मंत्री जो इवन की राज्यसभा से है वो भी लोकसभा में बैठ सकता है, और जो राज्यसभा से लोकसभा से जो मंत्री है वो भी राज्यसभा में बैठ सकता है। अभी तक के लिए यही डिफरेंस था लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स में। बिल्स को लेके, जो कि हम कानून लाते हैं, पारित कराया जाता है, उसको लेके भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। उसको लेके डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी बिल्स जो हैं वो लोकसभा से, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, और यदि राज्यसभा उसे नहीं पास करती तो उसे डेडलॉक माना जाता है। और डेडलॉक की अवस्था में क्या करा जाता है कि 108 आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 108 के अंडर, प्रेसिडेंट विल कन्वीन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग नोटिफाई करते हैं जिसमें कि बोथ द हाउसेज विल सिट टुगेदर। और इसमें क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं और लोकसभा में क्योंकि 273 कोई भी जो सरकार है उसके पास 273 सीटें तो न्यूनतम मिनिमम होंगी ही होंगी,
और वो 273 सीटों के बेसिस पे राज्यसभा की जो 250 सीट्स हैं उन्हें इन अ वे ओवरशैडो कर जाता है वो प्रधानमंत्री, वो गवर्नमेंट जो भी है। तो राज्यसभा को लोअर हैंड दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ बिल्स, क्योंकि लोगों की सभा है, लोगों ने जो डायरेक्ट चुन के जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजा है उन्हें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें ये माना जाता है हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि लोगों की विशेष को वो लोग रिप्रेजेंट करने आते हैं लोकसभा में, तो वो लोगों से जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि जो राज्यसभा में बैठते हैं जो लोगों ने इनडायरेक्टली चुने हैं अपने एमएलए के थ्रू। लेकिन राज्यसभा के और ये इसमें ये है कि मनी बिल जो है उसमें भी लोकसभा के स्पीकर को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल का टैग दे सकता है, मनी बिल का लेबल उस पर लगा सकता है। अगर कोई भी बिल पे मनी बिल का लेबल लग जाता है तो वो पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा से पारित होके, लोकसभा से पास होके वो राज्यसभा में जाएगा, और जब वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसमें कोई संशोधन अपने आप से ला नहीं सकती है, लेकिन रिकमेंडेशंस भेज सकती है, और 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को ये बिल पास करके लोकसभा को वापस देना होगा। यदि लोकसभा को वो 14 दिन के अंदर ये बिल वापस नहीं देती है तो कोई डेडलॉक कंसीडर नहीं होता है। लोकसभा ये मान लेती है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया और फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर्स के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो लॉ बन जाता है। तो मनी बिल के हिसाब से मनी बिल में लोकसभा को पावर्स क्यों दिया गया है? अगेन द सेम रीजन कि लोगों की जो चुनी हुई सभा है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इंडिया के खजाने से, इंडिया की जो तिजोरी है वहां से पैसा विड्रॉ कर सके लोगों के वेलफेयर के लिए। राज्यसभा अगर इसमें कोई विघ्न पैदा करती है तो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का उसको डिले करने का अधिकार दिया गया है, इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं दिया गया। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग लोकसभा एंड राज्यसभा फंक्शनिंग और ये कैसे इनके मेंबर्स चयनित होके आते हैं। If you like this video, please share your comments below my video, and if you want me to create any other video on clarifying the doubts that still remain, please let me know through your comments that follow in the under below the YouTube video. Thank you.